नमस्कार एस्पिरेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू पर। तो हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं पॉलिटी यानी संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बन पाएंगे आपके अलग अलग एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रगान से संबंधित हमने लिया हुआ है, राष्ट्रगान से रिलेटेड। तो देखिएगा कि जो हमारा जनगण मन अधिनायक जिया है, ये राष्ट्रगान है। ठीक है, राष्ट्रगीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत को गाया है। और राष्ट्रगान जो आप देख रहे हैं ये हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत नीचे देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रगीत है, इसको गाया गया है। राष्ट्रगान के समकक्ष स्थान दिया गया था इसको, और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्रगान ने गाया है। इसके विख्यात उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगीत आंदोलन में एक महान प्रेरणा स्रोत रहा है। इस गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं। तो राष्ट्रगीत किसने गाया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फर्स्ट टाइम कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय गीत, क्या है? वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। तो आप इसे देख लेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो मैं अपना हाइलाइटर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंक ले लेता हूँ, हाइलाइटर। तो चलो, तो राष्ट्रीय चिन्ह देखिए क्या है। राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक निर्मित स्तंभ से लिया गया है या अनुकरित है। इसमें 4 शेर हैं। कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। एक शेर दूसरे शेर के विपरीत दिशा में है और केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में कितने हैं? 4। चौथा पीछे की ओर छिपा हुआ है और दिखाई नहीं देता। नीचे चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। तो एक सांड और एक घोड़ा भी है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। चक्र के नीचे मुंडको उपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सरकार ने चिन्ह 26 जनवरी 1950 को ये स्वीकृत किया था। तो कितने शेर हैं? 4। दिखाई कितने देते हैं? 3। दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्य की ही विजय होती है, ऐसा इसका अर्थ है। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इसे स्वीकृत किया गया था। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब है राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग में देखिए, राष्ट्रीय पंचांग सरकारी कार्यों में प्रयोग हेतु राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यह पंचांग शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। शक संवत का पहला चैत्र महीना चैत्र है। तो पहला महीना कौन सा? चैत्र। और 365 दिन का होता है। इस पंचांग के दिन स्थायी रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर से संबंधित दिनों के अनुरूप बैठते हैं। इस प्रकार सामान्य वर्षों में इस पंचांग का पहला दिन 22 मार्च होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 22 मार्च। लोंद लीप वर्ष में 21 मार्च के दिन होता है लीप ईयर। जैसे 28 की फरवरी होती है, एक दिन कम हो जाता है, वैसे यहाँ पे है। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर माना जाता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगला है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी, फूल
मछली कौन सी है, इसके बारे में हमने डेटा लिया हुआ है। तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावो क्रस्टेशियस। क्या है? पावो क्रस्टेशियस। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय वृक्ष बट वृक्ष यानी बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसिफेरा। क्या है? नीलम्बो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय फल आम है, वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। रुपये का चिन्ह देख लीजिएगा, ये दिया गया था। अब है भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत के संवैधानिक इतिहास में देखेंगे कि कैसे क्या है। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक इतिहास, ब्रिटिश ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने भारत आए। सन 1600 की बात है। अब ब्रिटिश साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ, जो नाम यहाँ पे गिवन है ये इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। 1757 के प्लासी युद्ध एवं 1764 के बक्सर युद्ध में जीत के बाद कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो देखिए वास्तव में जो अंग्रेज भारत आए थे वो पहले अपना व्यापार करने आए थे, लेकिन उनको भारत की कमजोरी के बारे में पता चल गया, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पे व्यापार करना सही नहीं है, हमें पूरा क्या है कब्जा कर लेना चाहिए। इन लोगों ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। तो ऐसे पूरी शुरुआत हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। ठीक है, तो कंपनी का शासन, अब इसमें रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था देखिएगा, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। ठीक है, सिर्फ वो गवर्नर था, अब गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड बारन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारी द्वारा निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहारवाद रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। तो ये चीज़ें चेंज होती रही बीच बीच में। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में कब आया था? ये 1784 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ठीक है, कब? 1784 ईस्वी में। तो मैं जो यहाँ पे हमारा जो फ्रेश है, आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा नहीं, तो यहाँ से मैं थोड़ा इसे हटा दे रहा हूँ। ओके, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में है? 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। इससे स्वयं के बारे में कुछ निर्णय लेना या कुछ ऐसा कुछ करना ये बनाया गया था। तो हम ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समय समय पे देखते रहेंगे। आप इस समय देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग विद मिंटू बाबू। तो आज के लिए इतना ही बताइएगा ये आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए भारत के अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और भारत के स्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।